फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 1 से है। क्वेश्चन कहता है, वेयर डज गलवान वैली लाई? डिस्कस द ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ गलवान वैली। तो गलवान घाटी कहाँ स्थित है, भौगोलिक विशेषताओं और घाटी के महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन 2 पेपर नंबर 2 से है। क्वेश्चन कहता है, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अपॉइंटेड? व्हाट इज मेंट बाय ओपन वोट? इलेक्टेड आएगा यहाँ पर, इलेक्टेड नॉट अपॉइंटेड, ठीक है। एंड व्हाट इज मेंट बाय ओपन वोट, तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुनित होते हैं और खुले वोट का क्या मतलब है। तो ये दो क्वेश्चंस आज हमको देखने हैं। इनको देखने के लिए हम FAQ सेक्शन को देखेंगे द हिंदू का। उसके अलावा उससे पहले मैं आपको जो है गलवान वैली के कुछ फीचर्स को बता देती हूँ। तो गलवान वैली के क्या है? गलवान वैली मतलब गलवान रिवर जिस वैली से फ्लो करती है उस वैली को हम गलवान वैली कहते हैं। गलवान वैली की अगर हम बात करें तो ये गलवान रिवर की अगर हम बात करें तो ये आपकी डिस्प्यूटेड अक्साई चिन रीजन से हो करके लद्दाख की तरफ आती है। तो ये जो है स्मूसलिंग करके एक एरिया, सैमजुंगलिंग एरिया है, सैमजुंगलिंग, SAMZUNGLING, यहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है अक्साई चिन रीजन में और काराकोरम रेंज की साइड से ऑरिजिनेट होकर के वेस्ट साइड फ्लो करती है और शायोक रिवर में ये मिल जाती है। शायोक रिवर के साथ ये मतलब अगर आप बात करें इंडस की, तो ये दोनों शायोक और गलवान दोनों आपकी जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरीज हैं। क्योंकि ये अपस्ट्रीम रिवर है इसीलिए ये फास्ट फ्लोइंग रिवर है, काफ़ी पतले चैनल से होकर के जाती है। और गलवान वैली की अगर हम बात करें तो ये V शेप्ड वैली है और साइड में काफ़ी स्टीप जो है पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम रेंजेस हैं जो इसको सराउंड करती हैं। तो ये हमारा फिजिकल फीचर हो गया। आप मैप पर दिखा सकते हैं इसकी लोकेशन को। तो अगर हम मैप पर की लोकेशन देखेंगे तो ये हमारा इंडिया का रीजन है। ये आपका जो है अक्साई चिन है, यहाँ से जो है ये ऑरिजिनेट होती है। LAC से थोड़ा सा वेस्ट में ये ऑरिजिनेट होती है, फिर LAC को पार करती हुई ये इंडिया की तरफ फ्लो करती है। ईस्टवर्ड इसका फ्लो है, वेस्टवर्ड फ्लो है टुवर्ड्स शायोक। और जहाँ पर शायोक और गलवान जो है मिलती हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी वहाँ बिल्कुल LAC पे वो लाई करता है, जिसको गलवान नाला भी कहते हैं। और यही आपका जो है पॉइंट था अभी फ़िलहाल जो जून 16 को 15 की जून को जो हमारी घटना हुई थी वो इसी नाले के आसपास हुई थी। तो अब देखते हैं गलवान के बारे में और क्या क्या दिया हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, गलवान की अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपका जो गलवान रिवर है या गलवान आपकी घाटी है, ये एक लद्दाखी एक्सप्लोरर गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा हुआ है। क्योंकि गुलाम रसूल गलवान की हम बात करें तो इन्होंने 1899 में जब ये कर्नल यंग हस्बैंड के साथ वाली एक्सपीडिशन को का हिस्सा थे, उस वक्त ये जो एक्सप्लोर कर रहे थे चांग चेनमो वैली के नॉर्थ में चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे और ये लोग बहुत बुरी तरह फंस गए थे। उस वक्त जो है गुलाम रसूल गलवान ने जो है इस घाटी की मतलब इस रिवर की खोज की थी और उन्हीं के नाम पर इस घाटी का नाम जो है गलवान वैली रखा गया है, रिवर का नाम गलवान रिवर रखा गया है। इससे पहले ये रिवर जो है अननोन थी, लोग ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते थे और ये एक बहुत कम ऐसा बहुत रेयर ऐसा सरकमस्टांस है जहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी रिवर का नाम या किसी भी वैली का नाम जो है किसी नेटिव एक्सप्लोरर के नाम पे रखा गया है। तो अब चलिए देखते हैं क्या हमारा हिंदू में आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला FAQ सेक्शन में हमें देखना है क्वेश्चन कि हु डज गलवान वैली बिलोंग टू। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा जो है पॉइंट काउंटर पॉइंट क्लेम किया जा रहा है, तो ऐसे में एक जेन्युइन क्वेश्चन खड़ा होता है आज की जनरेशन के लिए कि गलवान वैली का पूरा मुद्दा है क्या, किसको बिलोंग करती है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है वहाँ पे। तो अगर हम गलवान वैली की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं कि क्या चाइना ने जो क्लेम स्टेक किया है इससे पहले भी किया था क्या, मैप जो है कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर क्यों पॉइंट करते हैं, LAC कहाँ पर है। तो जून 15 को सबसे वर्स्ट जो है वायलेंस हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर पर 1967 से और उसने हमारे 20 भारतीय जवान को मार्टर कर दिया था, उनको शहीद कर दिया था।
क्लैश जो है गलवान वैली में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये क्लैश हमारा गलवान वैली में हुआ था, पांगोंग सो में नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग इवन आपने देखा होगा, अगर आप कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पे देखेंगे तो उन्होंने जो है पांगोंग सो लेक के सामने एक फ़ोटो डाली थी और कहा था कि यहाँ क्लैश हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, क्लैश गलवान वैली में हुआ था और पांगोंग सो में नहीं हुआ था। ये जो साइट है कॉन्फ्लिक्ट की, ये 1962 से रही है ये साइट। जून 19 को जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक स्टेटमेंट में क्लेम किया था कि पूरी की पूरी वैली चाइनीज़ साइट ऑफ एलएसी पे बिलोंग करती है। जिसके बाद जो है पीएलए का एक स्टेटमेंट आया था कि चाइना हमेशा से सोवरेनिटी ओन करता है गलवान वैली पर। इंडिया ने इस क्लेम को एग्जाजरेटेड और अनटेनेबल कहा है कि ये बेकार बकवास है। कुछ भी अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो गलवान कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं था। इससे पहले भी एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से चाइना इंडिया का नेबर है ही नहीं। इंडिया का जो बेसिक नेबर था वो तिब्बत था। तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाई किया चाइना ने और 2004 में फाइनली इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज़ किया तिब्बत को एज अ पार्ट ऑफ चाइना। ये इंडिया की एक 2005 में किया है, नॉट 5 में किया है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर रहा है। हमें चाइना को का पार्ट तिब्बत को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, वो हमेशा से कंटिन्यूड टेरिटरी था। तो बिकॉज चाइना कभी जो है तिब्बत में नहीं बिलोंग करता था, तिब्बत एक सेपरेट रीजन है, चाइना हमारा नेबर ही नहीं था, तो चाइना का गलवान वैली पार्ट कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि गलवान वैली कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसको हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कहाँ पर है गलवान वैली। सो गाइस ये देखिए, ये आपका जो है पूरा आपको 3D में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये आपकी जो गलवान रिवर है, ये रिवर आपकी गलवान रिवर है और ये पूरी आपकी गलवान वैली है। गलवान वैली है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने इसके ऊपर जो वो भी कंस्ट्रक्ट कर लिया पुल। बेसिकली जो लड़ाई हो रही थी वो इंडिया के ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही हो रही थी। फाइनली हमने ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर लिया है। इसको अगर हम 3D में देखें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आपकी कितने लंबे और दुर्गम पहाड़ियाँ हैं इसके आसपास और बीच में आपकी जो है वैली है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी रिजेस हैं और ये आपकी पूरी गलवान वैली है। ये देखिए, आप 3D में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका जो है पूरा गलवान का लैंडस्केप है। यहाँ पे इन एरियाज़ में जो है हमारी इन दुर्गम एरियाज़ में हमारी जो है वो पूरी जंग हुई थी और हमारी ऐसी पहाड़ियों में हमारी आर्मीज़ जो है पोस्टेड हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो वैली है ये इसके साइड में स्टीप पहाड़ियाँ हैं और ये जो है गलवान वैली को मतलब ये फीड करती हैं क्योंकि वो ऊपर आइस सोर्सेज है। रिवर का जो सोर्स है वो अक्साई चिन में है। बेसिकली इसको अक्साई चिन भी नहीं कहना चाहिए। अक्साई का लद्दाखी में मीनिंग होता है स्नो डेजर्ट और चिन यहाँ पे लग गया है, मतलब चाइना का पार्ट है। ये जो 37 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था इसको हमने चाइना ने ऑक्यूपाई किया। ये बेसिकली अक्साई चिन नहीं है, तो अक्साई हिंद पहले बोला जाता था। फाइनली बाद में इसको चेंज करके अक्साई चिन बोल दिया गया। मैं इसको अक्साई चिन नहीं बोलूँगी, बस अक्साई एरिया बोलूँगी। तो ये जो सोर्स है इसका अक्साई एरिया में लाई करता है लद्दाख के, और चाइना साइड में ये एलएसी के चाइना साइड में इसका सोर्स है। फाइनली ये जो रिवर है हमारी ईस्ट लद्दाख में फ़्लो करती है और ये मीट करती है शयोक रिवर से, जो कि इंडिया साइड ऑफ एलएसी में लाई करती है। वैली जो है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, लद्दाख वेस्ट में है और अक्साई एरिया ईस्ट में लाई करता है, जो कि अभी चाइना जिसको कंट्रोल करता है एज ए पार्ट ऑफ जिंगजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन। अगर आप चाइना का हिस्सा देखेंगे ना तो तिब्बत है, इधर उइघुर का जिंगजियांग रीजन है और यहाँ पे जो है आपका अक्साई एरिया है। तो बेसिकली क्या है, अगर एक मिनट में आपको चाइना का भी मैप दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो गाइज़ ये एक मैप है जो कि काफ़ी सोशल मीडिया पे भी फेमस हो रहा है। आप ये देखिए, यहाँ का जो रीजन है ये तिब्बत है। यहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान, बाद में इसको जिंगजियांग प्रोविंस नाम दिया गया है, ये भी ऑक्यूपाइड है। ये सारा जो रीजन है ना, ये देखिए आप, चाइना ने कितने सारे रीजन्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। चाइना का जो प्रॉपर चाइना था वो ये है। उसके बाद इतनी सारी टेरिटरीज चाइना निबल करता हुआ आ रहा है। तो चाइना की ये जो टेरिटरी निबल करने की आदत है कोई नई आदत नहीं है, काफ़ी पुरानी आदत है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है माइनॉरिटीज़ हैं जो चाइना को एज अ मेनलैंड चाइना में अपने आप को जो है नहीं मानती हैं और यही एक रीज़न है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये देखिए, ये आपका अक्साई चिन रीजन जिसको बोलते हैं, या
हम चाइनीज़ ऑक्यूपाइड लद्दाख बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ईस्ट लद्दाख लाई करता है इधर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि जिंगजियांग प्रोविंस और तिब्बत के कितना पास है। इसी वजह से जो है इसकी जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस हो जाती है, बिकॉज चाइना को जो है इन एरियाज़ में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर कुछ भी इस यहाँ पर हुआ तो इन एरियाज़ में रिबेलियन होने की पूरी चांसेस रहती हैं। और चाइना ने बहुत ज़्यादा जो है इधर के जिंगजियांग प्रोविंस में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है कंसंट्रेशन कैंप्स लगा रखे हैं उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर, जिसको अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि यूएसए ने एक लॉ बनाई है सैंक्शन डालने के लिए चाइना के ऊपर, बिकॉज ऑफ इलीगल कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ उइगुर मुस्लिम्स। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं जो कि चाइनीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, चाइनीज़ जो रिलीजन है हंस में बिलीव नहीं करते हैं। ये दोनों एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं और ये जो दो काफ़ी बड़े रीजन्स हैं, आप देख लीजिए साइज से देख लीजिए कि काफ़ी बड़े ये रीजन्स हैं। इस वजह से जो है चाइना को इन रीजन में खतरा रहता है और वो ट्रबल फॉर्मेट करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये काफ़ी जो है स्ट्रैटेजिक रीज़न है। इसके वेस्ट एंड पर अगर हम बात करें इस रीजन के वेस्ट एंड पर शायोक रिवर है और दरबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी DSTBO रोड है। ईस्टर्न माउथ पे जो है चाइना का जिंगजियांग तिब्बत रोड है, जिसको G219 हाईवे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हाईवे है। ये जो G219 हाईवे है ये अकेला ऐसा हाईवे है जो चाइना को जो है चाइनीज़ मेनलैंड को जिंगजियांग प्रोविंस और तिब्बत से जो है कनेक्ट करता है। तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है? लाइन ऑफ अगर हम एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे आपका जो है अगर हम देखेंगे तो चाइना का ऑक्यूपाइड ईस्टर्न लद्दाख है आपका। तो ये देखिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। गलवान रिवर का सोर्स जो है चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख में लाई करता है और ये साइट ऑफ क्लैश था ये LAC के थोड़ा सा अंदर आकर के। तो LAC जो है कॉन्फ्लुएंस पे लाई करता है। LAC जो है कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे शायोक और गलवान रिवर मिलती हैं वहाँ तक उसके ईस्ट में लाई करता है। और यहाँ पर जो है इंडिया और चाइना पेट्रोलिंग करती रही हैं काफ़ी सालों से। जून 15 के क्लैश के बाद चाइना ने जो है पूरी वैली को क्लेम किया है कि वो उसकी LAC पे लाई करती है। सिंस मई अगर हम बात करें तो चाइना जो है ऑब्जेक्ट कर रहा था क्योंकि इंडिया रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था वेस्टर्न एंड पर वैली के। और ये जो एरिया है ये गलवान शायोक कॉन्फ्लुएंस का एरिया है LAC पर। बीजिंग अब कहता है कि पूरी वैली जो है LAC पर लाई, जो भी पूरी वैली है वो LAC पर लाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजिंग ने यूनिलेटरली जो लाइन है इसको थोड़ा सा और वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया है। तो ये देखिए टेरिटरी ग्रैब करने का जो तरीका है चाइना का इसी तरह से होता है। चाइना स्टेटस को चेंज करना चाहता है। चाइना बाय फोर्स जो है ऑन ग्राउंड पोजीशंस चेंज करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ने ये रिजेक्ट कर दिया इस क्लेम को और एग्जैजरेटेड और अनटेनेबल कहता है। तो क्या चाइना के क्लेम नए हैं? ज़्यादातर जो चाइनीज़ मैप शो करते हैं गलवान रिवर को जो है चाइना के साइड में शो करते हैं, बट कन्फ्लुएंस से पहले शो करते हैं। मतलब कन्फ्लुएंस को चाइना ने कभी पहले क्लेम नहीं कि मैप्स ने क्लेम नहीं किया है। ये ब्रॉडली उसी तरह से करस्पॉन्ड करता है जैसे कि इंडिया LAC को देखता है। इंडिया के व्यू में और या फिर जैसा चाइना देखता है इससे पहले तक, तो LAC को जो है पहले वो पूरा गलवान वैली को LAC में नहीं इंक्लूड करते थे। चाइनीज़ मैप भी चाइनीज़ मैप जो कि देखे गए हैं वो ऑलमोस्ट पूरी जो गलवान रिवर है वो उसकी टेरिटरी में क्लेम करते हैं इस एरिया में, ऐसा M. टेलर फ्रेवर का कहना है जो कि MIT के प्रोफेसर हैं। और उसी तरह से अगर हम बात करें उन्होंने एक बुक भी लिखी है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योर नेशन कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन चाइनाज टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो एक जो डिस्क्रिपेंसी है वो ये है कि वेस्टर्न टिप जो गलवान रिवर की है जैसे कि वो शायोक में मीट करती है, यहाँ पे उन्होंने जो है गलवान रिवर को इस एरिया में उन्होंने जो है LAC को डिपिक्ट नहीं, मतलब उन्होंने एज ए चाइना का पार्ट नहीं डिपिक्ट किया है। तो अगेन कन्फ्लुएंस को वो इंडिया के पार्ट में शो कर रहे थे अपने मैप्स में। अब मैप क्या हमें टेल करते हैं? मैप देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर दिखाते हैं। अगर आप इंडिया के मैप देखेंगे तो कुछ कहीं और LAC लाई करेगी, चाइना के मैप देखेंगे कहीं और LAC लाई करेगी, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स अलग अलग हैं।
इस मामले में अगर आपको फॉरेन रिलेशंस देखना है, अच्छे से समझना है, तो इंडिया का जो लीडिंग थिंक टैंक है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। उसके एक बहुत लीडिंग राइटर हैं मनोज जोशी। उनका कहना है कि 1959 में वहाँ के प्रीमियर जओन लाई ने कहा था कि 1956 का जो मैप है वो सही अलाइनमेंट को पोर्ट्रे करता है। इसने शो किया था कि गलवान वैली जो है सारी वो इंडिया का पार्ट है। 1960 में चाइना ने एक दूसरा मैप जो है डाला था जहाँ पे सोवरेनिटी उसने वैली के ऊपर क्लेम की थी। चाइनीज़ मैप जो 1962 के बाद हैं, उन्होंने सारी वैली जो है चाइना के, उसमें सारी वैली चाइना के द्वारा क्लेम की गई है। बट जो सब्सिक्वेंट मैप्स हैं वो वेस्टर्न टिप को जो है चाइना का पार्ट मानते हैं। तो आप देख लीजिए, चाइना ने 3 अलग अलग मैप्स इशू किए हैं। एक मैप में पूरी वैली इंडिया पे बिलोंग करती थी, तो यहीं पे डिस्प्यूट लाई करती है। इंडिया कहती है कि 1959 वाला जो आपने का जो स्टेटस को था वो LAC है। चाइना कहता है 1962 वाला जो मैप था वो LAC है, और अभी जो कह रहा है चाइना। और फाइनली 1962 के बाद जो मैप इशू किया था चाइना ने, वो उस पार्ट पे इशू किया था जहाँ पर अभी पेट्रोलिंग होती है। ठीक है, तो जहाँ पेट्रोलिंग होती है वो अभी स्टेटस को है, वो स्टेटस ऑन ग्राउंड है। क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा 1959 वाला, जहाँ पे सारी गलवान वैली इंडिया का पार्ट है, और चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है 1962 वाला, जहाँ पे सारी गलवान वैली चाइना का पार्ट है। आई होप आपको ये कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर समझ में आ गई होगी। तो क्या टेरिटोरियल क्लेम्स को साइड करके चाइना ऑल्टर कर सकता है LAC को? देखिए, टेरिटोरियल क्लेम और LAC दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि नेपाल ने जो है क्लेम किया है काला पानी को, लीपू लेक को, तो ये सारे एरियाज इंडिया के अंदर हैं। नेपाल कितना भी उसने मैप में भी इशू कर दिया है, तो बट ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है कि वो इंडिया का पार्ट है। अगेन इसी तरह से चाइना जब क्लेम करता है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो उसका जो है LAC उसने चेंज कर दिया है। तो टेरिटोरियल क्लेम और LAC दोनों सेम नहीं होते। कितना भी चाइना क्लेम कर ले टेरिटोरियल राइट इस वैली को लेकर के, बट अगर आप देखेंगे तो LAC जो है वो जो कंट्रीज अभी अबाइड कर रही हैं वो ग्राउंड पर सिचुएशन वैसे ही रन करती है। डिस्टिंक्शन है टेरिटोरियल क्लेम के और LAC क्लेम के बीच में, वो धीरे धीरे ब्लर हुआ है। बट अगेन LAC देखिए, जो भी साइड वहाँ पे ऑन ग्राउंड स्ट्रांग होगी वही अल्टीमेटली जो है LAC को वो कर सकती है, डिफाइन कर सकती है। तो ये जो LAC की लाइन है वो डिपेंड करेगी हमारी ऑन ग्राउंड फोर्सेस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमने कितना बिल्डअप किया हुआ है ऑन ग्राउंड। चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, अभी भी बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो बहुत तेज़ी से जो है लोगों को मूव कर सकें, गुड्स वगैरह आसानी से मूव कर सकें। ऐसे में LAC वो ऑल्टर कर सकते हैं ऑन ग्राउंड जा करके, और इसीलिए इंडिया के ट्रूप मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और ट्रूप बिल्डअप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। और केवल जो है लद्दाख में नहीं, पूरा जो चाइनीज़ बॉर्डर है, पूरा जो ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर है, हर जगह इंडिया का काफ़ी बिल्डअप है, इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, जिससे कि LAC को ऑल्टर ना किया जाए। तो LAC का जो LAC का मतलब होता है कि टेरिटरी जो इफेक्टिव कंट्रोल में है। टेरिटोरियल क्लेम मतलब आप क्या क्लेम करते हैं, और इफेक्टिव कंट्रोल मतलब कि कितनी आपके कंट्रोल के अंदर है, कहाँ कितना आप एरिया एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। जिससे इंडिया का जो टेरिटोरियल क्लेम है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंड करता है LAC के दूसरी साइड, और पूरा अक्साई का जो एरिया है उसको इंडिया क्लेम करता है। बट इंडिया का जो LAC है वो रन करता है वैली के थ्रू। ये सही बात है कि LAC को कभी डिमार्केट नहीं किया गया है, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कशन किया था। LAC को अगर डिमार्केट कर देता है चाइना, तो चाइना का जो एक स्ट्रैटेजिक वो है, स्ट्रैटेजिक जो लिवरेज है वो ख़त्म हो जाएगा। चाइना का जो इंटरेस्ट लाई करता है वो LAC के डिस्प्यूट को क्रिएट करने में लाई करता है। चाइना कभी भी इसको जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करेगा इंडिया के साथ। सिंपल रीज़न ये है कि चाइना इंडिया को टेरिटोरियल और कॉन्टिनेंटल क्वेश्चन में फंसा के रखना चाहता है। एक थोड़ा सा उसके पास लेवरेज है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चाइना एक्सेप्ट कर लेता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेता है, तो अगेन वो जो है बाकी एरियाज़ पे क्लेम नहीं कर पाएगा, उसके लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसीलिए चाइना जो है कभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करता है, और उसका इंटरेस्ट भी नहीं लाई करता सॉल्व करने में। तो अगेन LAC को अब कभी डिमार्केट नहीं किया गया है, और इसीलिए डिफरेंसेस आते हैं परसेप्शन में। परसेप्शन क्या,
जहाँ पे भी चाइना को लगता है कि ये वाला स्पॉट ऑन ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, यहाँ से हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है, तो उसी स्पॉट को जो है चाइना क्लेम करने लगता है। तो ये जो है बहुत सारे परसेप्शन के डिफरेंसेस हैं बहुत सारे स्पॉट्स पे, बट इससे पहले कभी भी इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं इस वैली में। अभी स्टेक करके क्लेम पूरी एंटायर गलवान वैली तक चाइना जो है यूनिलेटरली LAC यहाँ पर ऑल्टर करता हुआ नज़र आ रहा है। 1993 का जो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पर इंडिया और चाइना ने कहा था कि वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे LAC जो दोनों साइड्स में है। ये जो LAC उस वक्त की थी वो इरेलेवेंट, ये जो LAC रिफ़र की गई थी ये इरेलेवेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1959 और 1962 को की जो थी उसको इसने इरेलेवेंट कर दिया था। उसके साथ साथ इस बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट में ये भी कहा गया था कि क्लैरिफाई करना जो LAC की अगर हम क्लैरिफिकेशन की बात करें तो ये जब भी नेसेसरी होगा तो दोनों साइड क्या करेंगी, जॉइंटली चेक करेंगी और डिटरमाइन करेंगी उन सेगमेंट्स को जहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ या डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं। तो क्लैरिफाई करना जो है ये कहा गया था कि जॉइंटली क्लैरिफाई किया जाएगा, बट इसको कभी कोडिफाई नहीं किया गया है किसी भी हमारे किसी भी बॉर्डर एग्रीमेंट में, कभी भी इसको कोडिफाई नहीं किया गया है। तो ये बेसिक एक विवाद है जो अभी एस्केलेट ही होगा, ये देखिए कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये चाइना का इंटरेस्ट नहीं लाइक करता इसको ख़त्म करने में, तो बेसिकली है इसी वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हालांकि एक चीज़ जो इन्होंने आपने इस पूरे क्वेश्चन में देखा तो आपको ये नहीं बताया है इस पूरे आर्टिकल में कि बेसिकली गलवान वैली का अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो किसको बिलोंग करती है। देखिए गलवान वैली जो है इसका नाम ही एक इंडियन एक्सप्लोरर लद्दाखी थे वो उनके नाम पे रखा गया है। ये 14 ईयर से जो है ये एक्सप्लोरेशन करते थे और इनके साथ जो है अमेरिका के बहुत सारे इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े अच्छे एक्सप्लोरर्स इनके साथ जो है वो लद्दाख को क्रॉस करके तिब्बत में गए हैं। कुछ नाम आप बहुत फेमस हैं जिनको आप जानते होंगे, फॉर एग्जांपल मेजर जनरल गॉडविन ऑस्टिन, जिन्होंने गॉडविन ऑस्टिन जो माउंट K2 है उसको ढूंढा था, या उनके नाम पर जिसका माउंटेन का नाम रखा गया है, माउंटेन पीक का नाम रखा गया है, वो गलवान जी के साथ गए थे। फिर गलवान जी की अगर आप बात करेंगे ना तो इनकी पूरी फैमिली अभी भी लद्दाख में रहती है, ये इंडियन है पूरे। और ब्रिटिश टाइम्स में और हिस्टोरिकली हमेशा से गलवान जो एरिया है, गलवान वैली का जो एरिया है वो इंडिया में बिलोंग किया है। चाइना ने ये सारा डिस्प्यूट 1956 में तिब्बत को ऑक्यूपाई करने के बाद क्रिएट किया है। तो ये जो है सारे हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं, चाइना का एग्रेशन है। बेसिक अगर हम गलवान वैली के अगर हम टेरिटोरियल या हिस्टोरिकल क्लेम्स की बात करें जो चाइना ऑफन करता है साउथ चाइना सी में और बाकी एरियाज़ में, तो वहाँ पे वो जो पूरा क्लेम है वो इंडिया का लाई करता है। ये जो चाइना अभी क्लेम कर रहा है कि वैली इसको बिलोंग करती है, हिस्टोरिकल इसका कोई बेसिस नहीं है, टेरिटोरियल इसका कोई बेसिस नहीं है, ये अनटेनेबल है, काफ़ी एग्जैजरेटेड पोजीशन है चाइना के द्वारा। अब नेक्स्ट आर्टिकल है कि हाउ आर राज्यसभा पोल्स डिफरेंट। तो आपने जो है लक्ष्मीकांत की बुक में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा कि क्या कैसे वोटिंग प्रोसेस होता है राज्यसभा का। तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स में राज्यसभा के इलेक्शंस हुए थे। 19 सीट जहाँ पे बैलेटिंग की गई थी उनमें क्लियर विनर्स हैं, बट कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। फॉर एग्जांपल मणिपुर में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी। ये जो है कुछ फीचर्स हैं राज्यसभा इलेक्शन के जो कि पेक्यूलियर हैं। क्रॉस वोटिंग भी हुई थी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हुआ था जहाँ पे बैलेट या वोट जो एक पर्सन या जो किसी और को दिया तो वो भी पता चला कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। तो ये कुछ रहा था। अब पेक्यूलियर क्या होता है, क्योंकि देखिए बाकी जगह अगर आप लोकसभा के लिए इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को, तब किसी ने किसको वोट किया ये पता नहीं चलता है। तो राज्यसभा की वोटिंग कैसे डिफरेंट होती है। सबसे पहली चीज़ अगर हम इलेक्टोरेट की बात करें तो केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के वो वोट कर सकते हैं राज्यसभा इलेक्शन में। लेजिस्लेटर्स जो है एक बैच भेजते हैं नए मेंबर्स का अपर हाउस में हर 2 साल, और उनका जो टर्म होता है वो 6 साल के लिए होता है। 1/3 मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो वो 1/3 मेंबर्स जो है हर साल रिटायर होते हैं, जिनको फिल किया रिटायर होते हैं एक बार 2 सालों में, तो जिनको फिल किया जाता है राज्यसभा के इलेक्शन के थ्रू। उसके अलावा रेसिग्नेशन से, डेथ से, डिस्क्वालिफिकेशन से भी वैकेंसीज अराइज होती रहती हैं। वोट आपको पता है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। मतलब एक ब्लॉक
ऑफ एमपी जो एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ को बिलोंग करता है वो इलेक्ट कर सकता है मेंबर्स उनकी चॉइस का, अगर उनके पास रिक्विजिट नंबर हैं। तो यहाँ पे जो है अवॉइड करने की कोशिश की जाती है प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी, जिसका मतलब ये होगा कि केवल वो कैंडिडेट जो रूलिंग पार्टीज़ के द्वारा पुट अप किया गया है वो इलेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसको अवॉइड करने के लिए हम ये करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की असेंबली भी इलेक्ट करती है मेंबर्स को राज्यसभा के लिए, जो कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो ये लोग भी इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शंस कब होते हैं? इलेक्शन केवल तब होंगे अगर जो कैंडिडेट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं वो नंबर ऑफ़ वैकेंसी से ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए 19 कैंडिडेट हैं, 19 वैकेंसीज हैं, तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, सारे आ जाएंगे। बट अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स वैकेंसी से ज़्यादा हैं तो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि हर पार्टी की जो स्ट्रेंथ है असेंबली में वो पता होती है। तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होता ये एस्टिमेट करना कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट एक पार्टी जीतेगी अगर जो है राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए 4 सीटें जिनको फिलअप करना है और रूलिंग पार्टी और उसके एलाइज जो है 2/3 मेजॉरिटी को कमांड करते हैं और ओपोजिशन 1/3 को कमांड करती है, तो 3 सीट्स जो है रूलिंग पार्टी की जीतेंगी और 1 सीट जो है ऑपोजिशन पार्टी की जीत पाएंगे। बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, पार्टीज अवॉइड करती हैं कॉन्टेस्ट करना, जिससे कि वो केवल उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके रेस्पेक्ट में ही सीट्स को वो करते हैं, सीट्स पे खड़ा करते हैं कैंडिडेट्स को। जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट अगर आ जाता है तो इसीलिए वोटिंग नेसेसरी हो जाती है। कैंडिडेट अगर फील्ड किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा तो उनके लिए जो है कम से कम 10 मेंबर ऑफ़ असेंबली या 10% ऑफ हाउस, जो भी कम होगा तो वो लोग जो है प्रपोज़ल भेजेंगे। इंडिपेंडेंट के लिए कम से कम 10 प्रपोज़ल होने चाहिए, जिसमें से सभी जो है मेंबर होने चाहिए असेंबली के। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये है इलेक्टर वोट कर सकता है किसी भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के लिए, बट उसके लिए वो प्रेफरेंसेस दे देते हैं कि फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, इस तरह से। कैंडिडेट जो है उसको मिनिमम स्पेसिफाइड नंबर, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में वो जीत जाता है तो वो इलेक्टेड कहलाया जाएगा। फर्स्ट चॉइस का जो वोट है उसकी वैल्यू 100 होती है पहले राउंड में। क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को 1 पॉइंट ज़्यादा चाहिए देन द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ऑफ विच इलेक्शन आर टेकिंग प्लेस +1। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 सीट्स हैं और 180 MLAs वोट कर रहे हैं, तो क्वालिफाइंग नंबर होगा 180 अपॉन 4 + 1 5, दैट इज़ 36 वोट और 3600, क्योंकि एक वोट की वैल्यू 100 है तो 3600 जो है वैल्यू चाहिए उनको इलेक्ट होने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि रिजल्ट जो है क्लियर हो जाते हैं पहले राउंड के बाद ही, एक्स्ट्रा कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि उनको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स नहीं मिले हैं। कभी कभी सेकेंड राउंड में भी काउंटिंग जाती है अगर एक से ज़्यादा जो है कैंडिडेट फेल कर जाते हैं स्पेसिफाइड नंबर को रीच करना। मान लीजिए 3600 जो है वोट्स किसी भी कैंडिडेट दो तीन कैंडिडेट्स को नहीं मिले, तो अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी। तो जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है तो जो लास्ट कैंडिडेट है जिसको सबसे कम वोट मिले हैं वो एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके जो वोट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे दूसरे लोगों को जो सेकंड चॉइस, मतलब जिसकी मान लीजिए 10 लोगों की फर्स्ट चॉइस थी कैंडिडेट डी को जो है एलिमिनेट कर दिया गया, तो अब इसकी जो वोट्स थे फर्स्ट चॉइस वाले, इसका फर्स्ट चॉइस तो एलिमिनेट हो गई। सेकंड चॉइस पे जिसको भी वोट किया गया था इसके द्वारा वोट दिए जाने वाले लोगों के द्वारा उनके वोट्स जो है डिमिनिश वैल्यू पर दूसरे लोगों के पास चले जाएंगे। अब राज्यसभा में सीक्रेट बैलेट क्यों नहीं होता है? राज्यसभा में एक ओपन बैलेट का सिस्टम है, बट ये लिमिटेड ओपननेस है। ये इसलिए होता है जिससे कि क्रॉस वोटिंग को मिनिमाइज़ किया जा सके, नहीं तो ये होगा कि करप्ट मीन्स से जो है वोट परचेज कर लिए जाएंगे पार्टीज़ के द्वारा। तो सिस्टम ये है कि हर पार्टी का जो एमएलए है वो उसका और उसका जो भी बैलेट है वो पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को दिखाएगा पहले, उसके बाद ही उसको जो है बैलेट बॉक्स में पुट किया जाएगा। तो मार्क्ड बैलेट दिखाने से क्या होता है कि अगर वो किसी और को दिखाता है, मान लीजिए पार्टी के एजेंट के अलावा किसी और को दिखाता है, तो फिर वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो मतलब केवल अगर पार्टी के एजेंट को दिखाता है तो वोट वैलिड है, पार्टी के एजेंट को दिखाना है बैलेट में डालने से पहले, बैलेट बॉक्स में डालने से पहले, बट वो किसी और को अगर दिखाता है तो वो वोट जो है इनवैलिड शो कर दिया जाएगा। अगर वो बैलेट जो है ऑथराइज एजेंट को नहीं दिखाता,
मार्क कर दिया और सीधे बैलेट बॉक्स में डाल दिया, अगेन ये वोट जो है काउंट नहीं होगा। तो ऑथराइज्ड एजेंट को दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपका वोट जो है वैलिड माना जाएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो किसी को वोट नहीं दिखाते, क्योंकि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो कोई पार्टी एजेंट नहीं है। नोटा का ऑप्शन जो है अप्लाई नहीं होता है राज्यसभा की पोल्स में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोविज़न है नोटा का केवल जनरल इलेक्शंस के लिए है, और ये जो भी जनरल इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होता है उसके लिए नोटा का ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है, वहाँ पे नोटा का ऑप्शन रखने का कोई मतलब नहीं होता। क्या क्रॉस वोटिंग जो है डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करती है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर जो है ओपन बैलेट सिस्टम है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है या कोई भी पार्टी है वो अट्रैक्ट करेगी डिस्क्वालिफिकेशन अगर उसने किसी और के लिए वोट किया है। एमएलएस को फ्रीडम है वोट करने का किसी भी कैंडिडेट को, उनकी चॉइस से कैंडिडेट को, पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि क्योंकि पार्टी जानती है कि किसने जो है उनके कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट किया है, तो पार्टी अपने तरफ से डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है उस लेजिस्लेटर के ऊपर, पार्टी ले सकती है, बट वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटर अगर वोट करता है बिना ओथ लिए, मेंबर ऑफ असेंबली की ओथ लिए बिना, तो क्या उसका वोट वैलिड माना जाएगा? देखिए, ओथ जब कोई मेंबर लेता है तो वो जो है ओथ लेता है कि वो फंक्शन करेगा एज ए लेजिस्लेटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि मेंबर वोट कर सकता है बिफोर ओथ टेकिंग ऑल्सो। उसने ये भी रूल किया था कि वोटिंग जो है राज्यसभा के पोल्स पे ये एक नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि ये नॉन लेजिस्लेटिव एक्टिविटी है, इसीलिए इसको ओथ लिए बिना परफॉर्म किया जा सकता है। एक आदमी जो है मेंबर बन जाता है, जैसे ही वो इलेक्ट होगा, उसका रिजल्ट में नाम आ गया, नोटिफाई कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो मेंबर जो है इलेक्टेड माना जाएगा। एक बार वो इलेक्टेड मेंबर हो गया तो क्योंकि वोटिंग जो है नॉन लेजिस्लेटिव एक्शन है, तो इसीलिए वो वोटिंग कर सकता है, बट राज्यसभा में वो अपनी असेंबली में बैठ करके लॉ मेकिंग नहीं कर सकता। लॉ मेकिंग का प्रोसेस ओथ टेकिंग के बिना नहीं हो सकता, बट वोटिंग का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है गूगल क्रोम इन स्पाइंग स्पॉट। तो रिसर्चर्स ने ये देखा था, रूटर्स ने जो है एक रिपोर्ट भेजी थी, न्यूली डिस्कवर्ड स्पाईवेयर एफर्ट, जहाँ पर जो गूगल क्रोम के जो भी यूज़र्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा था। स्पाईवेयर जो है ये पुश किया गया 111 मलेशियस और फेक क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंशंस के द्वारा, जो कि डाउनलोड किए गए हैं 32 मिलियन टाइम्स। आप सोचिए कितनी ज़्यादा स्पाइंग की जा रही है, 32 मिलियन टाइम्स ये जो एक्सटेंशंस हैं ये डाउनलोड किए गए थे। ब्राउज़र एक्सटेंशन को हमें पता है हम एड ऑन कहते हैं, ये एडिशनल कैपेबिलिटी जो है यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट ने ये कहा था कि गूगल ने केवल 70 एक्सटेंशंस जो हैं अपने ऑफिशियल वेब स्टोर से पिछले मंथ हटाए थे, क्योंकि उनको मैलिशियस नेचर के बारे में उन एक्सटेंशंस के पता चला था। रेस्ट ये है कि उसके वेब स्टोर में थे ही नहीं, बाकी पहले 70 तो हटा दिए, बाकी इसके वेब स्टोर में थे ही नहीं, इधर उधर से लोगों ने डाउनलोड किए थे। अब ये जो मैलिशियस एक्सटेंशन है ये क्रोम के स्टोर में कैसे आ गए? तो लगा ये था कि ये हार्मलेस थे, इसीलिए इनको जो है गूगल क्रोम ने अपने वेब स्टोर में रखने की जगह दी थी। ये एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं जो मैलिशियस होते हैं? ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, क्लिपबोर्ड पढ़ सकते हैं, क्रेडेंशियल टोकन मतलब जो कि कुकी के फॉर्म में स्टोर होते हैं उनको जो है चुरा सकते हैं, की स्ट्रोक को ग्रैब कर सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड के लिए जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो कौन सी की प्रेस की गई है इसको ये ग्रैब कर सकते हैं। गूगल ने कैसे रिएक्ट किया है? गूगल ने रिसेंटली जो है जो भी इसके मैलिशियस एक्सटेंशन थे उनको रिमूव कर दिया है। गूगल के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि इनको अलर्ट किया गया था कि वेब स्टोर पर कुछ ऐसे एक्सटेंशन हैं जो इनकी पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं। उन्होंने एक्शन लेते हुए उनको जो है उन एक्सटेंशंस को ट्रेनिंग मटेरियल के फॉर्म में भी यूज़ किया है, जिससे कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को ऑटोमेटेड और मैनुअल रिस्पॉन्सेस को जो है इम्प्रूव कर सकें। गूगल ने रिपोर्ट में ये भी कहा था कि गूगल ने डिक्लाइन कर दिया ये डिस्कस करना कि किस तरह से लेटेस्ट स्पाईवेयर जो है पहले के भी इस तरह अटैम्प्ट होते रहे तो उनसे कितना डिफरेंट है। इसी तरह से गूगल ने ये भी नहीं बताया कि कितना डैमेज हुआ है
और ना ही इसने ये बताया है कि ये गूगल अपनी तरफ से क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया कि ये सारे स्पाईवेयर्स हैं या फिर बेकार एक्सटेंशंस हैं, क्योंकि गूगल ने पास्ट में ये हमें प्रॉमिस किया है कि ये सुपरवाइज करता है सभी एक्सटेंशंस को और काफ़ी क्लोजली जो है एक्सटेंशन को मॉनिटर करता है। उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया गया है कि कुछ फेक एक्सटेंशन जो कि गूगल क्रोम वेब स्टोर पे थे नहीं, तो वो कैसे काम करने लगे। देखिए ये इसलिए है क्योंकि जो गूगल का क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन सोर्स ब्राउज़र क्रोमियम बेस्ड है। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज आया है वो भी नया क्रोमियम बेस्ड है। क्रोमियम अगेन ओन किया जाता है गूगल के द्वारा। तो क्रोमियम एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है और क्योंकि ये ओपन सोर्स है क्रोमियम, तो इसको जो है इंस्टॉल किया जा सकता है इसमें मैलिशियस एड-ऑन्स को। तो कुछ भी अगर आप क्रोमियम पे करते हैं, अगर कोई चीज़ क्रोमियम पे वर्क करेगी तो वो क्रोम में भी वर्क करेगी, क्योंकि क्रोम आपका क्रोमियम बेस्ड है। तो इसीलिए जो है जो भी ये जो है ऐसे यूज़र्स जो है अनविटिंगली उनको अगर मिल जाता है, तो हम अगर वेब स्टोर के अलावा भी बहुत सारे यूज़र्स हैं इधर उधर से डाउनलोड करते रहते हैं, तो यूज़र्स जो है अनविटिंगली उन्होंने इन चीज़ों को डाउनलोड किया और उन्होंने जो है ओके दे दिया था जब वो रन करने लगे, तो परमिशंस ग्रांट कर दी और इस तरह के जो भी अनवारंटेड या मैलिशियस जो एड-ऑन्स हैं वो रन करने लगे थे। तो क्या ब्राउज़र के एक्सटेंशन एक वल्नरेबिलिटी है? देखिए बहुत सारा काम जो आजकल हम लैपटॉप से करते हैं या फ़ोन्स में या फिर हम अपने अगर हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर में बात करें तो वो हम ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। रिसर्च ये पॉइंट आउट करती है कि हमेशा से चैलेंज रहता है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को देना किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी को स्पॉट करने के लिए, क्योंकि मैलिशियस एक्टिविटी बेसिकली हार्मलेस की तरह जो ड्रेसअप की जाती हैं। अब एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट कहना है कि राउज एक्सेस जो है ब्राउज़र को अगर दे दिया जाए तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये आपने किंगडम की जो चाबी है वो आपने बैड एक्टर्स को दे दी है। ईमेल, कॉर्पोरेट फाइल शेयरिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डेटाबेस और आप इवन अगर आप बैंकिंग वगैरह करें, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आजकल ब्राउज़र्स के थ्रू होती हैं। तो अगर ब्राउज़र पे मैलिशियस एक्टिविटी होती है तो बहुत सारा आपका जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा आपका ब्रेच हो जाएगा ब्राउज़र के थ्रू, अगर आप जो है मैलिशियस कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करें तो अच्छा यही होगा कि मिनिमम जो है एक्सटेंशंस यूज़ किए जाएँ। यूज़र को कैसे फूल किया गया, तो आपको जो है ये देखना चाहिए कि अगर कोई प्रॉम्प्ट है जहाँ पर नए ब्राउज़र को ऐसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाने के लिए कहा जाए तो आप जो है इसको ना एक्सेप्ट करें। सिक्योरिटी फर्म ने ये भी डॉक्यूमेंट किया है कि कुछ स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैलिशियस कैंपेन्स के, जैसे कि मैलिशियस प्लेयर्स जो है वो प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स बनाते हैं और फॉल्स प्रॉमिसेस को पेडल करते हैं। एग्जाम्पल है एक कि जहाँ पर सिक्योरिटी एक्सटेंशन है जो कि जिसका सर्टिफिकेशन है जहाँ पर उसका जो पेज है वो काफ़ी सर्टिफाइड पेज है, काफ़ी ऑथेंटिक लगता है देखने में। तो सबसे इजीली ये होगा आपको देखने के लिए जहाँ से भी अगर आप मान लीजिए कोई एक्सटेंशन किसी साइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो बेसिकली ये साइट जो है किसी अननोन ब्रांड की होगी। बहुत कम इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस एक्सटेंशन के बारे में कि ये क्या कर सकता है और इसके जो है काफ़ी बड़ी फॉलोइंग होगी नया होने के बावजूद भी। तो अगर कोई नई चीज़ है जिसकी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है तो ये पेड फॉलोइंग होती है या फिर ये जो है मैलिशियस फॉलोइंग होती है, तो अगेन इसको जो है वॉच आउट करना ज़रूरी है। एक तो ब्रांड अननोन है, इन्फॉर्मेशन कम है, उसके बावजूद इसकी जो है काफ़ी बड़ी फॉलोइंग होगी, तो ये आपका डेफिनेटली जो है मैलिशियस एक्टिविटी आप इसको मान सकते हैं। वल्नरेबिलिटी और कौन कौन सी हैं जो इस फाइंडिंग ने रिवील की हैं। अब एक सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट है वो एंड करती है क्वेश्चन मार्क से कंडक्ट एंड प्रैक्टिसेस पर एक स्मॉल इजराइल बेस्ड डोमेन रजिस्ट्रार के ऊपर जिसका नाम है गालकॉम को जो है फॉर्मली कहा जाता है कम्युनिगाल कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसको राउटर्स जो है इसका ये नाम है, ऐसा रूटर्स की रिपोर्ट में बताया गया था। 60% जो इसके डोमेन्स हैं वो हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं। ये मैलिशियस जो डोमेन्स हैं इन्होंने मैनेज कर दिया कैटेगराइजेशन को एवेड करना अनसेफ, क्योंकि इनके जो एक्शन थे ये डिपेंडेंट थे कि कहाँ से जो है क्लाइंट कनेक्टेड है। ये मैलिशियस एक्ट करते हैं ओनली अगर क्लाइंट कनेक्ट करता है ब्रॉडबैंड या केबल नेटवर्क के थ्रू। ये बैनिंगली जो है एक्ट करेंगे अगर रिक्वेस्ट जो है डेटा सेंटर से आई है या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से आई है, वीपीएन से आई है, तो ये सही से मतलब ये जो है अच्छे से एक्ट करेंगे।
और मैलिशियसली एक्ट करेंगे अगर केबल नेटवर्क या ब्रॉडबैंड के थ्रू आई है। ये जो रजिस्ट्रार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, गालकॉम करके जो है, इसके पास एक रजिस्ट्रार एक्रेडिटेशन एग्रीमेंट विद आईकैन है और ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे मैलिशियस डोमेन्स को नेट पे पुट करने के लिए। साथ साथ इसके थ्रू जो है बहुत सारे एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट जो है पुट किए गए हैं इंटरनेट पे। लेजिटिमेटेड कंटेंट कम है और एक्सप्लॉयटेटिव कंटेंट ज़्यादा है इस रजिस्ट्रार के थ्रू जो भी इंटरनेट पे डाला गया है। तो रिसर्च एनालिसिस ने ये समराइज किया कि गालकॉम जो है कंप्लिसिट है मैलिशियस एक्टिविटी के लिए। सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर आईकैन ने ओवरसाइट को नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये आईकैन जो है डोमेन नेम के स्टैंडर्ड्स को देखता है। अब गालकॉम का क्या रिस्पॉन्स रहा? गालकॉम के ओनर मोशे फोजेल ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके पास रिक्वेस्ट आई, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।